हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं हम लीनियर मोमेंटम के बारे में कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। देखिए, मोमेंटम का मीनिंग जो है वो है मोशन से रिलेटेड। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसके अंदर मोमेंट शुरू हो जाता है। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो वो मोमेंटम में है, कार चला रहे हैं वो मोमेंटम में है, ठीक है। तो यानी कि मोशन जो है दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम। अब बात आती है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं उसका मास होता है, तो वो हो गया हमारे पास मास m। अब उसके अंदर यदि वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाए, यदि जिस वेलोसिटी से हम उसे फेंकते हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। तो v जो है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो ये हमारे पास सीधा सीधा सी बात है कि लीनियर ये मोमेंटम की हमने इतनी बात की लीनियर मोमेंटम पे। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास ये मान के चलिए हमारे पास दो बॉडीज है। एक को हमने कंसीडर किया कि हमारे पास बॉल है, दूसरी हमारे पास है आपका कार। तो एक हमारे पास बॉल हो गई और एक हमारे पास कार हो गई। यदि हम ऐसा करते हैं कि मोमेंटम को लेते हैं कि दोनों का मोमेंटम मान लीजिए P1 है, तो इसका मास m1 एंड v1। तो ये मैंने मास लिया है बॉल का, एक बॉल है इसका मास मैंने लिया है m1। दूसरी बॉडी है हमारे पास, उसका मास है m2। ये मैंने कंसीडर किया इसको कार, इसमें वेलोसिटी है v2। और यदि हम रियल स्टूडेंट ऐसा करें कि अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, ठीक है, तो वेलोसिटी सेम होगी तो हम क्या कहेंगे कि v1 इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू m1 v और p2 इज इक्वल टू m2 v। अब क्योंकि इसमें हमारे पास क्या वेलोसिटी तो हमने क्या कर दी सेम, तो इस अब हम इसको लिखते हैं कि मोमेंटम में p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1 v एंड m2 v। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए वेलोसिटी तो सेम है। अब देखिए क्या है कि m2 जो है वो मास है कार का, इसलिए m2 इज ग्रेटर देन m1 यहां पे कंसीडर किया गया है। तो देखिए अब क्या होगा कि p2 विल बी ग्रेटर देन p1, यानी कि जिसका मास हमारे पास ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा यदि वेलोसिटी सेम हम रख दें। तो डियर स्टूडेंट इस केस में तो हम ऐसे करेंगे m2 इज ग्रेटर देन m1 एंड p2 इज ग्रेटर देन p1 इसके अंदर हो जाएगा। अब यदि हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या करते हैं मोमेंटम को इक्वल करते हैं कि मोमेंटम उसमें इक्वल मोमेंटम है। तो देखिए जरा, यदि मोमेंटम इक्वल हो जाए तो p1 इक्वल टू p2, दोनों के फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब देखिए हम करेंगे m2 अपॉन m1 यदि करते हैं तो यह आ जाएगा v1 अपॉन v2। उस केस में जिस केस में हमने लिखा कि मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का सेम है, तो जिस बॉडी का मोमेंटम मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी जो है कम होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। यानी कि v1 जो है इज ग्रेटर देन v1 विल बी ग्रेटर देन v2 एंड m2 इज ग्रेटर देन m1। तो डियर स्टूडेंट ऐसे हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये बात तो हमारी मोमेंटम की। तो मोमेंटम सिंपली इतना याद करना है कि यदि कोई हम वेलोसिटी इक्वल है या फिर उसका मोमेंटम इक्वल है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स के केस में क्या होता है कि व्हेन ए क्रिकेट बॉल इज हिट बाय ए बैट, ओके, और ए नेल इज स्ट्रक विद ए हैमर। हथौड़े से यदि किसी नेल को हम दीवार में गाड़ते हैं तो जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और आप देखेंगे कि जैसे उसके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं तो करने के बाद हट जाता है, फिर स्ट्राइक करेंगे हट जाएगा, फिर स्ट्राइक करेंगे हट जाएगा, और ग्रेजुअली जो आपका जो नेल है वो धीरे 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 वॉल के अंदर या वुडन के अंदर स्ट्रक होना शुरू हो जाएगी, अंदर जाने लगेगी उसके अंदर, ठीक है। तो हम इस बात को समझते हैं कि इंपल्स तब पैदा होता है जब कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। और इस केस में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट है, क्या है, फोर्स ऑफ इंपैक्ट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द इंपैक्ट, इट इज वेरीज विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग ये बढ़ता चला जाता है। यदि हम इस बात को ऐसे समझें
कि एक आदमी है वो पक्के फर्श के ऊपर जंप लिया, उसने वो कूद गया। दूसरा आदमी है उसने कच्चे फर्श पर, यानी कि कच्चा जहां मिट्टी का सरफेस बना होता है उसके ऊपर वो कूदता है। तो आप सीधे से कह सकते हैं कि भाई जो पक्के फर्श पर कूदा है उसको चोट ज्यादा लगेगी, जो कच्चे पे कूदा है उसको चोट कम लगेगी। जैसे हम कहें कि हम रेत बहुत सारा बिछा हुआ हो, हम उसके ऊपर कूद जाएं तो हमें चोट कम लगेगी, और एक पक्का फर्श है उस पे कूद जाएं तो हमें चोट ज्यादा लगेगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस को हम कह सकते हैं द पर्सन फॉलिंग ऑन द पक्का फ्लोर इज लाइकली टू रिसीव ग्रेटर इंजरी देन ए पर्सन फॉलिंग ऑन द कच्चा फ्लोर। पक्का और कच्चा फ्लोर पे, तो इसके लिए सीधा सीधा से न्यूटन का सेकंड लॉ काम करता है डियर स्टूडेंट्स, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dt अपॉन dt, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम इज कॉल्ड द न्यूटन्स का। अब देखिए यदि टाइम जो है यहां कम मिलता है, टाइम कम मिलता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और टाइम ऑफ ड्यूरेशन यदि ज्यादा मिलता है तो फोर्स कम लगेगा, क्योंकि इनवर्सली टाइम के इनवर्सली होता है। देखिए अगर एक आदमी जो है, एक प्लेयर जो है, क्रिकेट प्लेयर जो है, वो बॉल को कैच करना चाहता है, तो जब वो बॉल को कैच करेगा तो जब बॉल उसकी तरफ आएगी तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर प्लेयर जो है हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं, यानी कि उनको एक टाइम मिल जाता है, वो टाइम बढ़ जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट जो है वो कम होगा। तो सीधे से यहां देखिए कि अगर टाइम जो है आदमी पक्के फर्श पर कूद रहा है तो उसका टाइम शॉर्ट होगा, उसको कम समय मिलेगा, तो टाइम यदि कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसको इंजरी मिलेगी, और टाइम ऑफ ड्यूरेशन यदि बढ़ जाएगा तो फोर्स क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स कम लगेगा। तो सीधा सीधे ध्यान रखेंगे, फोर्स का यदि टाइम ऑफ ड्यूरेशन कम हो रहा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो वेलोसिटी का जीरो होने का है, ठीक है, मोमेंटम के जीरो होने का है, यदि वो बढ़ जाता है तो टाइम हमें जो फोर्स हमें कम लगता है, मतलब जो फोर्स जो है वो उस पर्सन पर या किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कम फोर्स लगेगा। तो इस बात को हम इतना ही इसमें समझेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि फोर्स जो है, यदि हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हम इसको डिराइव करते हैं कि F dt इज इक्वल टू dp, यहाँ पे हम k तो k कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पर, और इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t, क्योंकि टाइम को हम 0 से t की तरफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मोमेंटम हो जाएगा p1 से p2, क्योंकि मोमेंटम हमेशा क्या है, इनिशियल मोमेंटम, जैसे क्रिकेट की बॉल जो है बॉलर ने फेंकी और आ रही है टुवर्ड्स द बैट्समैन, तो जिस मोमेंटम से उसने फेंका वो मोमेंटम हो गया p1। अब जो हिट बॉल ने हिट किया बैट के ऊपर, बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, तो उस केस में मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब यदि हम इसको ऐसे करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको हम टोटल को हम लिखते हैं यहाँ पर आई भी लिखते हैं, हम जे भी लिखते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to t f। अब यहाँ पे क्योंकि फोर्स हमारे पास जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एवरेज फोर्स, और टाइम जो है वो तो हमारे पास dt है इज इक्वल टू, और इसको हम लिखते हैं p और मोमेंटम और p2 और p1। अब हम ऐसे कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर दें तो ये बनेगा I इज इक्वल टू J, यानी कि I भी कह सकते हैं हम इसको, J भी कह सकते हैं, और हमारे पास बन गया इंटीग्रल 0 to t f एवरेज फोर्स और dt, इसको हम ऐसे करेंगे और लिख देंगे p2 माइनस p1। तो देखना J इज इक्वल टू p2 माइनस p1, यानी कि इंपल्स भी करेगा क्या है, इंपल्स भी जो फोर्स एवरेज फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, और उसमें क्या है, चेंज इन मोमेंटम यहाँ है। तो J इज इक्वल टू p2 माइनस p1, यानी कि लिख सकते हैं I इज इक्वल टू p2 माइनस p1, या फिर लिख सकते हैं J इज इक्वल टू p2 माइनस p1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर इंपल्स हो गया है, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक आर्टिकल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पे बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए सीधा सीधा सही बात है कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हमारे पास सपोज 2 बॉल्स हैं, और हम ये भी कहते हैं यदि किसी सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन ए सिस्टम, यदि किसी सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, वो बदलेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात को हम करते हैं न्यूटन की सेकंड लॉ से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 बॉल है या 2 ऑब्जेक्ट हम ले लें, उनका मोमेंटम, जैसे इसका मोमेंटम हमने लिया p1 और इसका मोमेंटम हमने लिया p2, ये हमारे पास 2 बॉल ले लिए हमने। अब ये 2 बॉल जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर ये टकराती है तो जो टाइम ऑफ कोलिजन है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, ड्यूरिंग द कोलिजन के बाद क्या होगा, इनका हम ये मानते हैं ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी, तो बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी, ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी। अब हम कह रहे हैं ये दोनों आए, दोनों टकराने के बाद अलग हो गए। ठीक है, तो जैसे एक तो क्लोज आई, क्लोज आते समय ये इधर की तरफ आ रही है और टकराने के बाद ये मोमेंटली इधर उधर हट गई, तो इसका मोमेंटम हो गया p1 डैश और इसका मोमेंटम हो गया p2 डैश। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो बी बॉडी ने ए को फोर्स लगाया, ए बॉडी बी को फोर्स लगाएगी। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अब ड्यूरिंग द कोलिजन के बारे में देखेंगे, तो जब टकरा दी तो हम कैसे कहेंगे कि एफ बी ए, और यहां पे हम इसको एफ बी कर लें या इसको बोलते हैं डेल्टा टी ले लें। डेल्टा टी मींस मास कंजर्वेटिव। अब देखिए यहां पर मोमेंटम तो चेंज होगा, तो मोमेंटम पहली बॉडी का मोमेंटम था p1, अब हम ये कह रहे हैं कि फोर्स जो है बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है, तो ए बॉडी का जो मोमेंटम है वो बदलेगा, तो मोमेंटम हो जाएगा p1 डैश और p1। ये इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट, इसको हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन बनती है व्हेन हम इन दैट केस हम कहेंगे कि ए बॉडी एक्सर्ट द फोर्स ऑन बी। पहले क्या किया, बी ने ए पे फोर्स लगाया, अब ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, तो ये हो जाएगा एफ ए बी डेल्टा टी, और इसका मोमेंटम भी यहां बदल जाएगा, ये हो जाएगा p1 डैश था, ये p2 डैश और ये हो गया p2। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हो गई। अब इनके होने से यदि हम ये करते हैं कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा डियर, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ओके, ये सबको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम इसको क्या करें कि इसमें से एफ बी ए की वैल्यू निकालें, यहां डाल दें, इसमें से एफ ए बी की वैल्यू को निकालें, यहां डाल दें। तो देखिए तुम सब बच्चों को आसानी से समझ आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हमारे पास है एफ ए बी, और एफ ए बी की वैल्यू को हम यहां से निकालें और यहां डालें, तो क्या आएगा p2 डैश और p2 और डिवाइडेड बाई, इससे क्या होगा डेल्टा टी नीचे चला जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखिए यहां डालें माइनस एफ बी ए, यहां से एफ बी ए की वैल्यू को निकालें तो आ जाएगा p1 डैश माइनस p1। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये मैंने इसको यहां से साफ कर दिया। अब यह देखिए इसके नीचे में आएगा डेल्टा टी, यहां से इसको हटा देते हैं। अब देखिए p2 डैश माइनस p2 इज इक्वल टू माइनस p1 डैश, ये हो जाएगा प्लस p1। डी स्क्वायर इसको दे लेना, इसको दे लेना, तो देखना क्या होगा कि p इसमें हमें लेना है p2, ये हमारे पास है p2, ये है p1, तो इस वैल्यू को दे लेंगे और ये हमारे पास यहां पे आएगा p2 डैश माइनस p2 और p1 डैश माइनस p1, तो p2 डैश प्लस p1 डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर चली जाएगी p1 प्लस p2। तो देखो मोमेंटम कांस्टेंट है या नहीं, देखिए यह है
बिफोर कॉलिजन ये है आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन जितना मोमेंटम था, आफ्टर कॉलिजन भी मोमेंटम उतना ही रहा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम एक ऐसी चीज है जब किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स न लगा हो तो माय डियर स्टूडेंट्स वो सिस्टम जो है कंजर्व रहता है, उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो लाइक माय वीडियोस, share my videos and subscribe my channel, and if you have any problem related to the physics, write me in comment box. I'll try to solve your problems. ठीक है, thanks for watching my dear student. We will see in the next video.